जैसे आपको स्टैमरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये जो इशू मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग में लोग आपको एड्रेस करते थे कि आप शायद नहीं कर पाओगे या कहते थे कि यार इतना हाथ दिखा दे या समथिंग, स्टैमरिंग की वजह से था या और कोई रीजन? ना ना ना, ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। एक्चुअली मैं 2-3 साल से MES 1-2 मार्क्स से मिस कर जा रहा था। कर रहा था। तो उसके बाद मतलब सर मुझको PRO बार बार मिल रहा था और उसमें मतलब मैं हमेशा रिजेक्ट हो जा रहा था। फिर मैंने 2024 से अपना पूरा स्ट्रेटेजी को कॉन्साइज मतलब बहुत कॉन्साइज रहा, इधर उधर नहीं। वेलकम एवरीवन टू टॉपर्स कॉन्क्लेव पॉडकास्ट। हियर आई एम शुभम अग्रवाल एट टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल सेशन। क्योंकि आज स्पेशल क्या है? आज स्पेशल है रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 1 संकेत पॉल हमारे साथ हैं, जिसमें कि इनकी मदद से हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं होता है। उसमें स्ट्रेटेजी भी चाहिए होती है, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए होता है और हर एक वो चीज हमें करनी पड़ती है जिससे कि हम सिलेक्शन तो बनाए ही बनाए लेकिन रैंक 1 अपने आप को बना पाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं संकेत पॉल को एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। और मैं चाहता हूं कि आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दें पहले। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि मतलब आपने मतलब मुझको ये अपॉर्चुनिटी, मैंने नहीं दिया, आपने सिलेक्शन लिया है। सिलेक्शन लेने की वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी तो मैं बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ। हाँ सर, तो सर मैं हूँ आपके सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। ओके सर तो मेरा SSC का जर्नी स्टार्ट हुआ था 2019 से। ओके तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। एक्चुअली मैं 2-3 साल से MES 1-2 मार्क्स से मिस कर रहा था। तो उसके बाद मतलब सर मुझको BRO बार बार मिल रहा था और उसमें मतलब मैं हमेशा रिजेक्ट हो जा रहा था। बट मैं ये जर्नी को मतलब नहीं छोड़ा, बिकॉज जितना भी इश्यूज हो मुझको सिविल पसंद है और पसंद के वजह से ही आई हैव बीन एबल टू कंटिन्यू दिस लॉन्ग जर्नी, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। तो मतलब कुल मिला के जब आपको लगता है कि आपने जब ये जर्नी शुरू करी तो कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। आपने बोला कि मैं 5 बार एग्जाम देकर रिजेक्ट हुआ। और देखिए क्या होता है कि जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते समय बहुत से चैलेंजेस आते हैं। जैसे ये आप कह सकते हैं मार्क्स के टर्म में चैलेंज था, यार मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पा रहे थे कि मुझे जो डिपार्टमेंट चाहिए था वो मिल पाए। लेकिन चैलेंजेस हर तरीके से आते हैं। मुझे लगता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत बार हमें सेल्फ डाउट भी होता है कि यार पता नहीं शायद मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, या कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग हमें ऐसा बताते हैं कि तू नहीं कर पाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ योर, आप कह सकते हैं कि टेक्निकल नॉलेज, और यू कैन से इमोशनली भी आते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपको इमोशनली या टेक्निकली कहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा? सर इमोशनल तो बहुत स्ट्रगल्स थे। मतलब मेरे सोशल लाइफ भी उतना खास नहीं था, तो बिकॉज मैंने स्टडीज के लिए ही मतलब उतना सोशली इंटरेक्ट करना बंद कर दिया था, बिकॉज हमेशा दूसरों को यही लगता है कि नहीं, अगर हम लोग से नहीं हो पाया तो इससे भी शायद नहीं हो पाएगा, और मुझको ये एनर्जी नहीं चाहिए था। तो आई हैव चोजन द राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट। और सर ऐसा है कि जितने भी स्ट्रगल हो मतलब जो भी हो, और मेरा सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। मतलब सिस्टम मतलब जो आपका जो लाइफस्टाइल होता है कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग पे उठ जाओ, फिर सब कुछ करो। अभी आपको लगेगा कि नहीं, सिस्टम ऑलवेज अच्छा होना चाहिए टू गेट अ गुड मार्क्स इन एनी एग्जाम, राइट। बट आई विल टेल यू वेरी लाउड एंड क्लियर कि सिस्टम आपका जैसा भी हो, जो भी हो। एक मेरा दोस्त है सिद्धार्थ
आचार्य, हम्म, वो बोलते थे कि तुम जैसे भी हो, जो भी हो, तुम बात नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। तुम्हारा सोशली इंटरेक्शन उतना नहीं हो रहा है, इट्स ओके। तुम्हारा पर्सनल लाइफ भी मतलब जीरो है, इट्स ओके। बट तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुमको बस अपने आप में वो कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन एंड चाहिए। क्लैरिटी चाहिए। हाँ सर। तो उसके लिए मैं जब उन्होंने बोला था तो ऐसा मैंने मान लिया था कि जैसा भी हो, जो कोई भी बोले कि नहीं तुमको सुबह, हाँ सर, बहुत लोग मतलब मुझको बोलते थे, इनफैक्ट अपने फैमिली के लोग ही बोलते थे कि नहीं तुमको सुबह उठना है, मतलब वॉकिंग करना है। इनफैक्ट ऐसे दिन भी मैंने देखे कि मतलब फैमिली के लोग मुझको बोलते थे कि तुम अपना हाथ दिखा दो, लेकिन हाथ क्यों दिखाना है? क्योंकि बोलते थे कि तुम्हारे भाग्य का कुछ इशू है, बार बार 1-2 मार्क्स से वो हो जा रहा है, और फिर मेंस में मतलब स्टेप मार्किंग नहीं, मतलब नहीं दे रहा है। हाँ। और इस लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना है। मैं बस इतना था कि मेरा सिस्टम जैसे भी हो, अगर मुझको पता है कि एसएससी को क्या चाहिए और मैं अगर उसको क्रैक कर पाता हूँ, आई कैन डू इट। तो बस वो बिलीफ मतलब मेरे अंदर आ गया था। और सिद्धार्थ, फिर शुभंकर, मतलब ये लोग इतना मुझको मतलब बिलीव तो जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता करते हूँ, था। बहुत मतलब मुझे नहीं पता कि आप इसका जवाब आप देना चाहते हैं नहीं जी चाहते जी हैं, जी कि जैसे आपको स्टैमरिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जी ठीक है, तो ये जो इशू मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग में लोग आपको एड्रेस करते थे कि आप शायद नहीं कर पाओगे, या कहते थे कि यार तू अपना हाथ दिखा दे या समथिंग जी जी। समथिंग, ये स्टैमरिंग की वजह से था या और कोई रीजन? ना 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 सर, ये एक्चुअली इसलिए था कि मैं इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी बार बार फेलियर देख रहा था। और वो 1-2 मार्क्स से जब एक बार होता है इट इज फाइन, बट 2 बार हो रहा है, और वो भी 2 बार तो मतलब ऐसे हो रहा है कि आपको स्टेप मार्किंग मतलब नहीं मिल रहा है। और मेरा मेंस मतलब रिटर्न में बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया था, मतलब 10-10 कॉपी है मेरे उसके। बट फिर एग्जाम का पैटर्न ही हो गया चेंज, राइट। तो फिर मुझको लगा था कि नहीं यार, मेरा तो मतलब लक ही खराब है। लेकिन मैं उसको वैसे नहीं लिया। तो मैं इसको ऐसे सोचा कि जब मतलब रिटर्न में कॉपी चेकिंग का वेरिएशन आ सकता है, बट सीबीटी में ऐसा कोई चांस नहीं है, तो अब मैं एसएससी का नर्व पकड़ने का कोशिश करूंगा, राइट। यस। तो फिर मेरा वो 2023 में जब सीबीटी आया था, उस टाइम पे मेरा 313 मार्क्स थे, ठीक है। तो उसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया। फिर मैंने 2024 से अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी को कॉन्साइज, मतलब बहुत कॉन्साइज रखा, इधर उधर नहीं किया। कुछ मतलब आपको ये समझ में आया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कम स्पेसिफिक पढ़ना है कि यार ये एग्जाम की ये नीड है और मैं इस तरीके से इसकी जो डिमांड है इसके हिसाब से पढ़ूंगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 200 पेज के नोट्स चाहिए हैं उतना पढ़ना है, मैं 300 पेज के लगा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके। और आपको लगता है कि और आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी? और तो एक तो अटेंशन वाला था मेरा, कि मतलब मैं कंटिन्यूअसली मैं 10-15 मिनट से ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ पाता था। तो इसलिए मैं वीडियो का भी हेल्प मतलब लेता था, बिकॉज वीडियो में कंसंट्रेट करना ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ होल्ड ऑन करना है, राइट। तो लेकिन अब जब मतलब बुक्स या नोट्स लेके बैठते हैं ना, तो आपको कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए मैं नोट्स और वीडियो दोनों शफल करके और पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता था, कि ताकि आपको उससे मतलब लव हो जाए, राइट। और उससे पढ़ने में आपको आसानी हो। यस सर। ओके। और हाँ सर, और एक था, और बहुत है, तो मतलब
मुझे माइग्रेन का भी मतलब इशू है, हाँ। ओके। तो मैं मतलब बहुत सालों से माइग्रेन का मतलब दवाई मतलब ले रहा हूँ। ओके। अभी मुझको स्ट्रेस लेते लेते बीपी का भी इशू हो गया है। ओके। तो बीपी का भी मुझको दवाई है। अच्छा। तो डॉक्टर तो मुझको मतलब बहुत मतलब बहुत केयर करता है कि यार आप थोड़ा आराम से करते हैं कि चलो, हम चीजें आराम से आराम से चलो, करो। राइट। ओके। तो और एक था जो इम्पोर्टेंट है कि मुझको एग्जाम से पहले नींद आज तक नहीं आया है। और अगर मैं इसको लेके ही चलता कि नहीं एग्जाम से पहले तो नींद नहीं आएगा, और ऑलरेडी 2-3 बार मैं बहुत फेल हो चुका हूँ, तो इसका मतलब कि मेरा सिस्टम ही आइडियल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके। अगर मैं ये मान लेता। हाँ लेता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैंने ये नहीं माना। अच्छा, जैसे मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है जी कि एक नया स्टूडेंट है, जी उसको अभी नहीं पता कि मुझे एसएससी जेईई के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। जी ठीक है। अब एसएससी जेईई के लिए उसे प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या लगता है उसके क्या स्टेप होने चाहिए? जैसे भाई एग्जाम का पैटर्न भी एक पार्ट होता है, ठीक है ना, फिर क्लासेस करना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना एक पार्ट होता है, रिवीजन एक पार्ट होता है, टेस्ट लगाना एक पार्ट होता है, ठीक है ना, नोट्स एक पार्ट होता है। तो ये कैसे उसका सिंक, उसको कैसे बनाना चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए? देखिए, अब मैं सिर्फ एक स्टेप बोलूंगा, उससे आई एम श्योर उनका बेनिफिट होगा। ठीक है। 2023 प्री हम्म। एसएससी जेईई का 4 शिफ्ट का पेपर। 4 शिफ्ट का पेपर है, वो टीसीएस लिए थे, बट इस बार प्री टीसीएस नहीं लिए थे, क्यूबस्टोन लिमिटेड लिए थे, राइट। तो लेकिन जब नेक्स्ट प्री होगा फिर से टीसीएस ही लेगी, राइट। तो आपको क्या करना है अभी 2023 का जो आपका टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, वहां पे जाके सिर्फ उसको देना है और रट के नहीं देना है, जो अंडरस्टैंडिंग है उससे देना है। फिर देखना है कि आपके कौन से टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत है, रटना नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग एट ऑल, सिविल इंजीनियरिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत डेप्थ में जाना है, नहीं, आपको बस सरफेस लेवल पे ही रहना है, बिकॉज वो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है। सरफेस लेवल पे आपको देखना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो लोग मतलब ट्रिकी सवाल कर रहे हैं, उसके नाफ को पकड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। और फिर उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा? मतलब अब मान लेते हैं कि बच्चे ने एनालाइज कर लिया कि यार 2023 के पेपर में मेरे 20 सवाल सही हुए हैं या 10 सवाल सही हुए, क्योंकि ये एक नए बच्चे के लिए है। ठीक। ये नए बच्चे को जरूरी नहीं कि वो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट भी आता हो, उसके लिए तो पता नहीं सॉइल मैकेनिक्स क्या है, बस एक सब्जेक्ट पता है उसको, जी ठीक। कोर्स में होता है। ठीक। सो हाउ शुड ही गो विद? उनको सबसे पहले इजी टॉपिक को उठाना है जिसमें वो गलत हो रहा है, जो मेजर टॉपिक से उसको उठाना है, और सारे टॉपिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है। पहले मेजर टॉपिक्स जो उठाइए, एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, हाँ, उनके साथ शुरुआत करनी है, क्लासेस करके उसको अपना कंप्लीट करना है। और टॉपिक में, और मैं आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक भी बोल सकता हूँ अभी कि ये है, ये हाँ, मैं अभी सब कुछ ये सीपीयू में है, तो वो एक दिमाग में बैठ गया हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे चैलेंजेस तो बहुत थे, ठीक है ना, जैसा आपने मुझे बताया कि मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम रही, मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम रही, थोड़ा बहुत स्टैमरिंग की भी है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस रखना कि यार मैं कर सकता हूँ, और 4-5 बार पेपर भी दिया और रिजेक्शन भी हो गया, ठीक है, उसके बाद भी अपने आप को पुश करके बार बार आगे लेकर आना आसान नहीं है। मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं हमारी क्लास में पढ़ते हैं, कमेंट आते सर मैंने इस बार पेपर दिया, मैंने बड़ी मेहनत करी थी, मेरा हुआ ही नहीं, अब तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। ऐसा भी आता है, किसी ने 6 महीने तैयारी करी और पेपर दिया, इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो फिर कहते हैं कि जी हमारे लिए तो शायद ये है ही नहीं। तो कई बार मैंने देखा है कि एक एक 2-2 अटेम्प्ट में ही इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आगे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो शायद दिमाग में आता ही नहीं उनके। सो बट मुझे लगता है कि आपके इस पॉडकास्ट से बहुत से स्टूडेंट्स को ये एक मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी भी है उनके लिए, और एक इंस्पिरेशन भी है कि प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, रिजेक्शन बहुत बार आ सकता है, लेकिन अगर आप डिटरमिन्ड हैं, अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे एसएससी जेईई का पेपर निकालना ही है, मुझे
जो डिपार्टमेंट एसएससीजे के थ्रू चाहिए वो लेना ही है, चाहे मुझे कोई डिपार्टमेंट मिल रहा हो, मुझे जो चाहिए वो लेना ही है। अगर मैं इम्प्रूव करता रहूँगा अपनी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, उन इम्प्रूवमेंट पे काम करता रहूँगा, तो हो सकता है कि मैं आने वाले दिनों में बहुत आसानी से उस डिपार्टमेंट को भी ले पाऊँ और जो मेरी सक्सेस मैंने अपने लिए डिफाइन की है लाइफ में, वो सक्सेस मुझे मिल पाए। अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए अगर आपको लगता है कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो एक मैसेज मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को दें, एस्पिरेंट्स को दें कि वो अपनी प्रिपरेशन में अपने आप को एक आप कह सकते हैं बूस्ट दे सकते हैं। तो मैं यही सबको मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से प्यार है और आपको अलोंग द प्रोसेस अगर उससे प्यार हो जाता है, तो आप बस ये देखिए कि मतलब आपके जितने भी सेटबैक्स हो जाए, आप बस ये देखिए कि उस सेटबैक से उभर के कैसे आना है। और अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। जी। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट आपसे सीखने वाले हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठकर, इसलिए क्योंकि देखिए आपने उस परेशानी को, उस आप कह सकते हैं चैलेंज को जिया है, और जब आपने कोई चैलेंज जिया होता है और उससे आप निकल कर उभर कर ऊपर आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इसको एडमायर भी करते हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट आपको एडमायर करने वाले हैं और आपसे सीखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।